रूसी सेना में इस समय बगावत हो रही है जिसका निशाना पुतिन है। पिछले साल तक पुतिन के लिए लड़ने वाले रूसी कमांडर अब वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि वे उनके लिए आत्मघाती मिशनों में मरने वाले नहीं हैं। वे चाहते हैं कि या तो युद्ध रुके या वे बंदूकें घुमाकर मास्को की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको डेजावू लग रहा है तो आप पागल नहीं हैं। हमने ठीक यही चीज़ 2 साल पहले देखी थी जब येवगेनी प्रिगोजिन नाम के एक आदमी ने लगभग यही बात कही थी और फिर सच में मास्को की ओर मार्च कर दिया था। मुझे यकीन है आप में से कुछ को याद होगा कि वो कैसे खत्म हुआ था। वही सवाल फिर उठता है, क्या यही दरार पुतिन की युद्ध मशीन को तोड़ेगी या ये सिर्फ बातें हैं? मैं आपसे बिल्कुल साफ कहूंगा, 2 हफ्ते पहले मुझे एक लीक रिपोर्ट मिली थी, लेकिन मैंने इसे चैनल पर कवर नहीं किया क्योंकि वो बस एक ख्वाहिश जैसी लगी। उस रिपोर्ट ने विद्रोह की भविष्यवाणी 5 दिन पहले कर दी थी। अब हम वही बड़ा सवाल जवाब देने की कोशिश करेंगे जो सब पूछ रहे हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये क्लिप सुनिए जिसे रूसी कमांडर ने हाल ही में जारी किया। 25 जून 2026। आज जनता के सेवकों के एक प्रतिनिधि यहां आए थे। कल मैंने रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्होंने व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन को यह संदेश दिया कि अगर वो मुझे लाइव टेलीविजन पर मिलने का मौका नहीं देते, जहां मैं हमारे देश में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा। इस समय दर्जनों, सैकड़ों, हजारों हमारे सैनिक काल कोठरी में बैठे हैं जिन्हें उनके कमांडरों द्वारा दंडित किया गया है। वे सड़ रहे हैं अपने। वे वहां बैठे सड़ रहे हैं, तथाकथित गेस्टापो द्वारा यातना और हिंसा का शिकार हो रहे हैं। वे वहां हैं क्योंकि उन्होंने मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती आदेश मानने से मना कर दिया। वे वहां हैं क्योंकि वे वित्तीय संपत्तियां सौंपने से इनकार करते हैं और अंत में खत्म कर दिए जाते हैं। लापता घोषित कर दिया गया, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। वे लापता लोगों को बेघर बना रहे हैं। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, कृपया इसका ध्यान रखें। मुझे बैठक के लिए बुलाएं। परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अगर निकट भविष्य में मैं क्रेमलिन नहीं आता और आपके साथ लाइव ऑन एयर बात नहीं करता, तो सेना अपने हथियार क्रेमलिन की ओर मोड़ देगी। मैं केवल संदेश दे रहा हूं, बस इतना ही। अब आप ही बताइए, क्या ये प्रिगोजिन जैसा नहीं लगता? उन्होंने भी यही कहा था और हथियारबंद लोगों के एक दल को मॉस्को की ओर 15 या 1500 किलोमीटर तक ले गए थे। खैर, बगावत खत्म होने के 2 महीने बाद ही वो मर गए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रूसी सेना में क्या हो रहा है। 2 हफ्ते पहले लीक रिपोर्ट ने विद्रोह की भविष्यवाणी कैसे की और क्रेमलिन ने क्या प्रतिक्रिया दी। अब हम जानेंगे उस रूसी अधिकारी का हाल जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं सैम हूं, आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिक्स। तो चलिए उस आदमी से शुरू करते हैं जिसने मामला शुरू किया था। समझने के लिए कि पुतिन के लिए अपील खतरनाक क्यों है, हमें जानना होगा वो आदमी कौन है। वो इतनी खुलकर क्यों बोल रहा है? उसका नाम अलेक्जेंडर लूनिन है। वो असल में एक पूर्व रूसी अधिकारी है जो पिछले साल तक खुद एक वॉलंटियर बटालियन का नेतृत्व कर रहा था जो यूक्रेन के अंदर पुतिन की तरफ से लड़ रही थी। उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे चले, उसके अधीन सेवा की और शायद अब भी उसका सम्मान करते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा उसने बाद में कहा, उसका सार्वजनिक किया वीडियो उसकी निजी शिकायत से कहीं अधिक था। वीडियो के वायरल होने के बाद एक रूसी मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में लूनिन ने दावा किया कि वरिष्ठ रूसी रक्षा अधिकारी वास्तव में इस वीडियो को फिल्माने से पहले खुद उसके पास आए थे और उससे मदद मांगने आए थे। वे चाहते थे कि वह वीडियो बनाए और अपील का सार्वजनिक चेहरा बने, जो वे खुद नहीं कर सकते थे। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे इस युद्ध को जिस तरह से चलाया जा रहा है, फ्रंट लाइन पर मांस की चक्की जैसी रणनीति और अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को मिल रही आपूर्ति की कमी से तंग आ चुके थे। इसी वजह से वे चाहते थे कि पुतिन पर दबाव महसूस हो और इसके लिए उन्हें आधिकारिक कमांड श्रृंखला के बाहर किसी सार्वजनिक व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके लिए यह दबाव बनाए। ये वीडियो पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ, फिर टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ जहां रूसी लोग अपनी खबरें देखते हैं।
मूल वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और 5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। रीपोस्ट से इसकी कुल पहुंच 5 करोड़ तक पहुंची, जो हैरान करने वाला है। अब जाहिर है इसका मतलब यह है कि क्रेमलिन को इसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह खबर इतनी बड़ी हो गई कि वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और सवाल पूछे जा रहे थे। क्रेमलिन ने सच में जवाब दिया, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि इस वीडियो का असर बढ़ रहा है और इसका आफ्टर इफेक्ट हो रहा है। अब दूसरे लोग भी इस आदमी के समर्थन में बोल रहे हैं। इस क्लिप को देखिए, जहां एक बटालियन के कई रूसी सैनिक अब अलेक्जेंडर द्वारा पोस्ट की गई इस अपील का समर्थन कर रहे हैं और वे यह समर्थन सार्वजनिक रूप से भी कर रहे हैं। देखिए। साथियों, हम रूसी सैनिक अलेक्जेंडर लूनिन का समर्थन करते हैं और सख्ती से घोषणा करते हैं कि अब इस आग को बुझाया नहीं जा सकता। हम अलेक्जेंडर और पुतिन के बीच सीधी बातचीत और सच चाहते हैं, वरना हम अपने सैनिकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हथियार उठाएंगे। शुभकामनाएं। ये साफ बढ़ रहा है। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया से पहले वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसका वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। 2 हफ्ते पहले आई रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही संकेत दिया गया था। दुर्भाग्य से मैंने तय किया कि इस चैनल पर इसे कवर न करें, क्योंकि उस वक्त लगा ये सिर्फ कल्पना है। ये रही वो रिपोर्ट। रूस के जनरल स्टाफ संकट में है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की सैन्य नेतृत्व क्रेमलिन के मोर्चे से ईंधन मास्को भेजने के फैसले पर खुले विद्रोह के करीब है। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को राजधानी से ज्यादा सहानुभूति नहीं है, जो अब रिफाइनरी हमलों के बाद ईंधन की कमी, पेट्रोल पंपों पर कतारें और घबराहट झेल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल स्टाफ मानता है कि फिर से मास्को की सुरक्षा सैनिकों की कीमत पर हो रही है। राजधानी में सामान्य स्थिति के लिए पेट्रोल जरूरी है, जबकि सेना को बख्तरबंद वाहनों, गोला बारूद की आपूर्ति और क्षतिग्रस्त उपकरणों की निकासी हेतु डीजल चाहिए। कई विभाग प्रमुखों ने गेरासिमोव को बताया है कि पर्याप्त ईंधन के बिना कोई गंभीर आक्रामक अभियान संभव नहीं। यहाँ जनरल पर्शिंग का प्रसिद्ध कथन याद रखना चाहिए, पैदल सेना लड़ाइयाँ जीतती है पर युद्ध रसद से जीता जाता है। मुझे लगता है रूसी जनरल उस उद्धरण को जानते हैं, इसलिए वे सबसे बड़े अधिकारी रूसी सेना के प्रमुख से बात कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि कुछ जनरल उनके पास इसलिए गए क्योंकि उन्होंने बताया कि रक्षा विभाग के लोग सबूत लेकर आए थे और तब उन्होंने अपील की थी। हम बाद में इस वीडियो में सबूतों की बात करेंगे, पहले रिपोर्ट पूरी करते हैं। अगर टैंकों, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और विमानों को मास्को के लिए ईंधन बचाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आक्रामक अभियानों का बोझ एक बार फिर मुख्य रूप से पैदल सेना इकाइयों पर आ सकता है, जिससे हताहतों की संख्या काफी बढ़ सकती है। नतीजतन सरकार और जनरल स्टाफ के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसे संभालना और भी मुश्किल हो सकता है। और अंदाजा लगाइए, क्या यह रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी और हम इसे अभी सार्वजनिक रूप से होते हुए देख रहे हैं। अब चलिए क्रेमलिन की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी वास्तव में 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। पहली प्रतिक्रिया सार्वजनिक थी, सब सुन सकते थे, लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया पर्दे के पीछे थी, जिस पर क्रेमलिन ने चर्चा नहीं की, लेकिन समर्थकों की रिपोर्टों से यह पता चलता है। तो चलिए दोनों प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक प्रतिक्रिया से शुरू करते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से इस क्लिप पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। हमें बताया गया कि अपील है, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। आपकी बातों से लगता है इसमें कुछ अजीब बातें हैं, पहले पढ़ना जरूरी है। अब यह बहुत पेशेवर लगता है। आप जानते हैं, वह शांत थे। उन्होंने मूल रूप से कहा, देखिए हमें नहीं पता यह किस बारे में है, हम इसे देखेंगे और फिर जवाब देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश पर्दे के पीछे शांति नहीं थी। उस जवाब से पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्रेमलिन ने पिछली ऐसी अपील करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन के साथ क्या किया था। तो चलिए जल्दी से कुछ मीम्स देखते हैं जो मूल रूप से जो हुआ उसका सार बताते हैं। और अब आप लोग इस सेक्शन का नियम जानते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मीम पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दे। चलिए शुरू करते हैं। पहला मीम असल में एक नकली विकी हाउ आर्टिकल है, जिसमें लिखा है शानदार सैलरी के लिए 15 टिप्स। पहला, अपने बॉस के ऑफिस तक 1500 किलोमीटर हजारों सैनिकों और गाड़ियों के साथ जाकर तख्ता पलट की धमकी दे। टैंकों और बाकी सब चीजों को मत भूलिए। दुर्भाग्य से ये प्रिगोजिन के लिए अच्छा नहीं रहा।
लेकिन अगर रेस चाहिए तो बुरा आइडिया नहीं है। चलिए अगले मीम पर चलते हैं। ये तख्ता पलट के 2 महीने बाद की बात है। प्रिगोजिन रूस में अपने हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ उनकी जेट की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रिगोजिन के लिए भी अच्छा नहीं रहा। मेरा पसंदीदा आखिरी मीम है जिसमें पुतिन प्रिगोजिन को किसने मारा इसका फुटेज देख रहे हैं और पता चलता है कि असल में वो खुद ही हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताएं कि इनमें से आपका पसंदीदा कौन सा है। और चलिए अब फिर से गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए देखें कि क्रेमलिन इस पूरे मामले के पीछे, पर्दे के पीछे कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लूनिन को 11 दिन हिरासत में रखा गया और उनके घर की तलाशी रूसी अधिकारियों ने ली। इसके बाद लूनिन ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि वो देश के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सेना के साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए और यही बात सर्वोच्च कमांडर व्लादिमीर पुतिन के सामने रख रहे हैं। बगावत नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा जिससे उन्होंने अपना मूल वीडियो जारी करने के कुछ ही दिनों बाद ये वीडियो जारी किया। मुझे लगता है उन्हें क्रेमलिन से सख्त चेतावनी मिली होगी कि रूस में गुरुत्वाकर्षण खासकर पुतिन के खिलाफ बोलने वालों के लिए खतरनाक है। इसलिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। दुर्भाग्यवश ये पुतिन की अकेली समस्या नहीं है। अब रूसी सेना को भर्ती में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए पुतिन ने जबरन लामबंदी शुरू की है और आदेश सीधे रूसियों को भेजे जा रहे हैं। फिर पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर सीधे मोर्चे पर भेज रहे हैं। तो बताइए क्या हुआ? कुछ गांवों में लोग, खासकर उन सैनिकों के परिवार के सदस्य जिन्हें जबरन भर्ती किया गया है, वे बहुत खुश नहीं हैं और यह एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर इस क्लिप को देखिए। रूसी सरकार के जबरन भर्ती अभियान के चलते पेंजना की सड़कों से गायब पुरुषों की पत्नियां और माताएं उन बसों को रोकने की कोशिश कर रही हैं जो उन्हें सैन्य केंद्र ले जा रही हैं। उन्हें कई दिनों तक रोका गया जब तक वे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी नहीं हुए। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, अब संयुक्त राज्य अमेरिका भी रूस पर और दबाव बना रहा है। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, ईरान युद्ध और तेल कीमतों के बढ़ने पर कुछ प्रतिबंधों में छूट दी गई थी ताकि देशों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल सके और वे आपूर्ति जारी रख सके। ये व्लादिमीर पुतिन के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि कीमतें ऊंची थी और रूस उन गिने चुने देशों में से था जिनके पास अतिरिक्त आपूर्ति थी जिसे वह किसी भी देश को बेच सकता था। तो पुतिन ने इससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, शायद अरबों डॉलर। और यही वजह है कि अब हम रूस से ऐसी भाषा सुन रहे हैं जो बदल रही है। हाल ही में पूर्व मंत्री सर्गेई रावराव ने कहा कि रूस बातचीत को तैयार है लेकिन अमेरिका जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। रावराव कह रहे थे कि अमेरिका ने अलास्का में कुछ बातों पर सहमति जताई थी जब पुतिन और ट्रंप मिले थे। अमेरिका उस समझौते के उस हिस्से को सही से पूरा नहीं कर रहा है। सुनिए, हम उन्हें नवीनीकृत करने को हमेशा तैयार हैं। हम कभी भी उन्हें वहीं से फिर शुरू करने को तैयार हैं जहां वे रुके थे। ऐसा लगता है कि पिछले साल किसी ने यूक्रेनियों से फिर से कहा, संवाद बढ़ाने के लिए किसी भी कदम की जरूरत नहीं है, चलो बस लड़ते हैं। तो अब वे लड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि हर बार जब राष्ट्रपति यूक्रेन मुद्दे पर बोलते हैं तो वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम बिना किसी शर्त के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं। ये समाधान मौजूद था। इसके मानदंडों पर लगभग 1 साल पहले अलास्का में काफी हद तक चर्चा की गई थी और सहमति बनी थी। लगभग 1 साल पहले जब अमेरिकी वार्ताकारों ने अपना कार्यक्रम और कार्य योजना प्रस्तुत की तो हमने उस योजना पर सहमति जताई। इसके कार्यान्वयन से पहले से ही एक राजनीतिक समझौते के विवरणों पर वार्ता शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये भी संदेह नहीं करना चाहता कि अलास्का यूरोपीय कार्रवाइयों की तरह कीव शासन के पुनः शस्त्रीकरण के लिए समय खरीदने के उद्देश्य से बनाई गई थी। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन आखिरकार जो होना था वही हुआ। तो सोचिए, क्या ये वही बात है जो रूस तब से कहता आ रहा है जब से अलास्का में वो मीटिंग हुई थी? इसका मतलब है कि अमेरिका ने यूक्रेन को छोड़ने पर सहमति दी जिससे यूक्रेन रूस के सामने आत्मसमर्पण करे और रूस बिना लड़े डोनबास पर कब्जा कर ले। रूसी पक्ष बार बार कहता है कि अमेरिका ने डोनबास हमारा हक बताया था,
लेकिन अब वादा नहीं निभा रहा। असल में ऐसा कोई समझौता नहीं था। रूसी पक्ष ने कहा युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन डॉनबास रूस को दे, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल इसकी पुष्टि की थी और वो उस कमरे में थे। मैं वहां या अलास्का के पास नहीं था, लेकिन रूबियो ने वही कहा जो मैं कह रहा हूं। सुनिए। रूस अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि उसने अलास्का में हुई तथाकथित समझौतों या समझ के अनुसार अपनी बातों को पूरा नहीं किया। अलास्का में समझौता नहीं हुआ। अलास्का में प्रस्ताव था, लेकिन वहां कोई मिसाइल नहीं थी अलास्का में। अगर कोई समझौता हुआ होता तो हमारे पास युद्ध का अंत होता। अब हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो का एक क्लिप है जिसे हम सदस्यों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। यह पूर्व नेवी सील चक फर यूक्रेन फ्रंट लाइन की फुटेज समझा रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत शैक्षिक है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। देखिए। रूसी समझते हैं कि जो टैंक मिला है वह खराब पड़ा यूक्रेनी टैंक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह रूसी टैंक ही है। हाँ, यही होने वाला है। यूक्रेन के पास पश्चिमी टैंक हैं जो बहुत ज्यादा टिकाऊ हैं। एक M1 एब्रम्स को नष्ट करना लगभग असंभव है। आप इसे निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर सबसे सुरक्षित जगहों में से एक एक टैंक के अंदर होना है। तो रूसी लोग इस पर खुश हो रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ये उन्हीं में से एक का मलबा है। यूक्रेनियन वाहन को निष्क्रिय कर देंगे और बार बार लौटकर सुनिश्चित करेंगे कि उसे दोबारा इस्तेमाल या मरम्मत ना किया जा सके। आप जानते हैं वे इसे तब तक मारेंगे जब तक ये वैसा ना दिखे। मुझे लगता है यह पहला जिज्ञासापूर्ण सवाल है। मान लीजिए आपने इसे निष्क्रिय कर दिया, तो टैंक को फ्रंट लाइन से कैसे हटाते हैं? उनके पास टैंक रिकवरी वाहन होते हैं जिनमें टरेट नहीं होता, बल्कि एक बड़ा टो ट्रक जैसा होता है। टैंक की मरम्मत चाहे वो क्षतिग्रस्त हो फिर भी काफी किफायती रहती है। इसे ठीक करवाना नया टैंक लेने से सस्ता पड़ता है। रूसी टैंकों में हमेशा ये समस्या रहती है। उनके क्रू कंपार्टमेंट में गोला बारूद कैरोसेल होने के कारण ही उड़ती टरेट्स दिखती हैं और वे टिकाऊ नहीं होते। अगर क्रू कंपार्टमेंट पर हमला होता है तो टरेट्स यूरेनस की कक्षा में पहुंच जाती हैं और इन लोगों के लिए, मेरा मतलब है, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है, क्योंकि ये लोग गोला बारूद और प्रोपेलेंट के बैग्स के ऊपर बैठे होते हैं। तो आप जानते हैं हमने ये भी देखा है कि टरेट्स उड़ जाती हैं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि सभी हैचेस खुल जाती हैं और उनमें से आग की ज्वालाएं बाहर निकलती हैं। और ये एक डिजाइन की खामी है। वो इसे तब तक ठीक नहीं करेंगे जब तक कि वे पूरी तरह से नए टैंक डिजाइन नहीं करते। मुझे लगता है कई टैंकों को दोबारा डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि अब हम ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, आज मैं अपने एक सहयोगी से कीव पोस्ट में बात कर रहा था और हम इसी बारे में बात कर रहे थे। आप जानते हैं, एक चीज के बारे में। अब यकीन करना कठिन है, लेकिन 1000 दिन पहले फर्स्ट पर्सन ड्रोन से टैंक मारना संभव नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सैन्य औद्योगिक तंत्र में काम किया है। अगर आप 1000 दिन पहले रेथियोन में आकर कहते कि मेरे पास $500 का ड्रोन है जो टैंक मार सकता है, रेथियोन कहेगा, देखिए हम उस बिजनेस में हैं, हम $2,70,000 की जेवलिन मिसाइलें बेचने के बिजनेस में हैं। सही है, ये टैंकों को मारती हैं। आपका हॉबी या DJI ड्रोन ये नहीं कर पाएगा। लेकिन यूक्रेन में किसी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, चलो इसे आजमा कर देखते हैं, चलो चलते हैं, चलो इसे करते हैं। हम देख रहे हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसने जमीनी युद्ध को पूरी तरह बदल दिया है। आर्मर अब विलुप्त नहीं है, ये अब पुराना नहीं रहा, लेकिन आगे बढ़ते हुए आर्मर को अब उस मुख्य खतरे से निपटना होगा जो अब सबसे बड़ा खतरा है, और ये पहली बार है। अगर आप ऐसे कंटेंट और दूसरी सीरीज में रुचि रखते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, तो आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। ये पहला लिंक है। मेंबर बनकर आपको ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा जो हम अब रोजाना डाल रहे हैं, और इसके अलावा आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है। अगली वीडियो में मिलूंगा।